हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा इमेंसिव स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम रेगुलर क्लासेस शुरू करने वाले हैं और आज हमारा पहला लेक्चर है। मैं आज सबसे पहला सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं, वो क्लास 10th की मैथ। क्लास 10th की मैथ मैं यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाऊंगा और क्लास 10th की मैथ में कौन सी बुक है बुक आप एक बार देख लीजिए। क्लास 10th की एक राइटर की एक बुक आती है, डॉक्टर मनोहर रे, ये वाली बुक। आप सब क्लास 10th के स्टूडेंट पहचानते होंगे इस बुक को बहुत अच्छे से। तो इस बुक में हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे प्लस एक्सरसाइज भी क्लियर करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर मेरा होगा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, कॉन्सेप्ट कराने के बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए। फिर ठीक है, आप एक्सरसाइज करिएगा और फिर जब आप एक्सरसाइज कर चुके होंगे तो फिर नेक्स्ट डे एक्सरसाइज पे हम डिस्कशन करेंगे। हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम क्लास 10th की जो मैथ है, अच्छा ये जो मैथ है ये ज्यादातर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। डॉक्टर मनोहर रे बुक यूपी बोर्ड के बच्चों में बहुत पॉपुलर है। ज्यादातर जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक से आते हैं। तो मैं इसका एक बार सिलेबस आपको बता देता हूं कि इसका मैथ का पेपर में क्या क्या होता है। मैथ का जो पेपर होता है बेटा, ये दो पार्ट में होता है। क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं, दो पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है रिटन एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम होता है। दूसरा जो पेपर होता है इसका, ये होता है प्रैक्टिकल। अब सोच रहे होंगे सर मैथ में कैसा प्रैक्टिकल होता है? तो मैथ में बेटा प्रैक्टिकल क्या होता है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बनाने होते हैं। टोटल आपके सिलेबस में 11 प्रोजेक्ट हैं। 11 प्रोजेक्ट हैं आपके सिलेबस में। इनमें से आपको 3 प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। 3 प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, आपका जो मार्किंग होती है, रिटन एग्जाम होता है 70 नंबर का। प्रैक्टिकल जो होता है ये होता है आपका 30 नंबर का। यानी कि एक प्रोजेक्ट कितने का होता है? 10 नंबर का। टोटल 30 नंबर का हो गया। इसमें जो पासिंग मार्क होता है बेटा, रिटेन में जो पासिंग मार्क होता है ये होता है आपका 23 नंबर। मतलब कम से कम आपको 23 नंबर लाने ही होते हैं पास होने के लिए। और प्रैक्टिकल में आपको पास होने के लिए कम से कम आपको 10 नंबर लेके आने। ठीक है, तो ये तो आपका नंबर का ब्रेकआउट हो गया। अब देखते हैं कि रिटेन एग्जाम में क्या क्या आता है। रिटन एग्जाम का सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से यूनिट्स हैं इसमें। पहले मैं रिटेन एग्जाम कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर समय रहेगा, ठीक है, या समय मिल जाएगा आराम से। अभी हम लगभग ये अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आराम से समय रहेगा। तो प्रैक्टिकल्स में जो 11 प्रोजेक्ट हैं आपके, मैं सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको बना के। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल बेटा 7 यूनिट है। टोटल आपके 7 यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो है संख्या पद्धति। वो आपकी है संख्या पद्धति। ठीक है, जो दूसरी यूनिट है बेटा वो है बीजगणित। दूसरी यूनिट जो है बीजगणित है। और तीसरी जो यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति। चौथी यूनिट जो है ज्यामिति है। ज्यामिति है। पांचवी यूनिट जो है वो आपकी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति है। और जो छठवीं यूनिट है बेटा मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन है। सातवीं यूनिट जो है सांख्यिकी। तथा
प्रायिकता है बेटा, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ठीक है, अब इनमें नंबर देख लेते हैं कौन कितने नंबर का आता है। जो संख्या पद्धति है आपकी ये 5 नंबर की आती है। बीजगणित जो है बेटा ये आपके 18 नंबर की आती है। निर्देशांक ज्यामिति जो है ये भी 5 नंबर की आती है। ज्यामिति जो है ये आपका 12 नंबर का लगभग आता है। त्रिकोणमिति जो है 12 नंबर का आता है। मेंसुरेशन जो है 8 नंबर का लगभग आता है और संख्या पद्धति भी लगभग आपकी 10 नंबर की आती है। तो सारा आप जोड़ लोगे, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 70 नंबर का पेपर आपको ये, ठीक है, कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बीजगणित, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज बीजगणित का ही है, 18 नंबर का अकेले। और उसके बाद अगर सेकंड अगर कोई है तो वो है त्रिकोणमिति। सेकंड अगर इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है बेटा तो वो कौन सी है, त्रिकोणमिति है सेकंड इंपॉर्टेंट पे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पे ये है। ठीक है, तो हम एक तरफ से कंप्लीट करेंगे बेटा। तो हम सबसे पहले बीजगणित शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बीजगणित संख्या पद्धति में भी कुछ खास नहीं है, नंबर्स के बारे में बस हमें जानना है। ठीक है, क्योंकि 1 महीने का टाइम डिले हो गया है। ठीक है, अगस्त चल रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि जो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हम बीजगणित से स्टार्ट करेंगे और बीजगणित से लेके कंप्लीट सांख्यिकी तथा प्रायिकता तक आएंगे। ठीक है, और मैं पढ़ाने का तरीका बताता हूं कि हम क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, यूट्यूब पर हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो देखो बेटा, हम यहां पर सबसे पहली चीज तो ये है कि मैथ तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बस कुछ ही दिनों में हम अपना साइंस भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, मैथ प्लस साइंस 10th के लिए, ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। ज्यादातर आपको क्लास 10th में ज्यादा जो डाउट्स होते हैं वो या तो मैथ में होते हैं या फिर साइंस में होते हैं। ठीक है, और इन सब में आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो आप जो भी चीजें आपको मटेरियल मिलेगा वो मटेरियल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इमर्सिव आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन होता है वैसे एक एप्लीकेशन होता है टेलीग्राम। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर चैनल पर सर्च करिए इमर्सिव स्टडी, इमर्सिव स्टडी नाम का चैनल है, उसको सर्च करिए। ठीक है, ये चैनल जब आप सर्च कर लेंगे इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको जो भी पीडीएफ्स वगैरह है वो आपको इस चैनल्स पर आपको मिलेगी, प्लस जो भी रेगुलर क्लास की जो डिटेल्स होगी, जो भी शेड्यूल होगा, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग बस अब तैयार हो जाइए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं। यहाँ एक चीज और मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है, वो है अनसॉल्व्ड पेपर। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ठीक है, जो यूपी बोर्ड में एक फेमस है अग्रवाल की। ठीक है, अग्रवाल की अनसॉल्व्ड वो हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, हम मैथ की भी सॉल्व कंप्लीट करेंगे और यहां से भी करेंगे 2020 से लेके, ठीक है, 2020 से लेके 22। ठीक है, 2020 से लेके 22 तक हम जल्दी ही ये सेट आपके पढ़ने शुरू हो जाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आप लोग बस तैयार रहिए और लगातार चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी आप लोग को दिक्कत होती है कि कोई चीज समझने में या कुछ आप लोग नई कोई चीज चाहते हैं तो आप वो चीजें ना कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। तो वो सारी चीजें मैं उन कमेंट्स को पढ़कर जो भी सुझाव होंगे आप लोगों के, ठीक है, मैं उनके हिसाब से फिर आगे देखूंगा। ठीक है, ओके, ठीक। 18 नंबर का टोटल यहाँ से पेपर बनता है और इसमें टॉपिक या चैप्टर देखिए, इस यूनिट के अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा ये है बहुपद। दूसरा जो चैप्टर है इसमें वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण।
रैखिक समीकरण। जो इसमें तीसरा चैप्टर है बेटा वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इसका जो अगला चैप्टर है इस यूनिट में वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ठीक है, तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद आज हम पढ़ेंगे। ये आपकी बुक में, डॉक्टर मनोहर रे बुक में, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, 1 आपका क्या है, संख्या पद्धति। चैप्टर नंबर 2 आपका ये है। ठीक है, तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है बेटा, ठीक है, किसी वेरिएबल की पावर का, ठीक है, जिसकी पावर हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन where the power of variable is always नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव। इस पे बेटा आप फोकस करिए। मैंने क्या बोला है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब एक ऐसा बीजगणितीय पद, ठीक है, जहां चर की घात हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव, मतलब धनात्मक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा कि उसमें चर की घात धनात्मक है या नहीं है। एग्जांपल हम लेते हैं अब 7x³ माइनस 5x प्लस 6। बताओ इसमें धनात्मक है कि नहीं है बेटा, है ना। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या देखेंगे हम, वेरिएबल क्या है, मतलब हमारा चर क्या है, चर क्या है हमारा, x है ना चर। x के ऊपर घात कितनी है बेटा, 3 है, वेरी गुड। और यहाँ पर x है, यहाँ पर कितनी घात है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी घात नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये किस तरह का बहुपद है, बस अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। अगला देखते हैं, 7x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें चेक करते हैं बेटा क्या है, बहुपद है। यहां पे चर क्या है, x के ऊपर पावर कितनी है, 2, धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, धनात्मक पूर्णांक जानते हो आप लोग, धनात्मक पूर्णांक किन्हें कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 करके ऐसे अनंत तक, ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं बेटा। ठीक है, ऋणात्मक क्या होता है, -1, -2, -3 डॉट डॉट करके माइनस अनंत तक ना। बीच में क्या होता है बेटा, बीच में होता है 0। आपको पता है 0 ना तो धन होता है और ना ही ऋण होता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं बेटा 5/x,
5/x। अब यहाँ पर बताओ x की घात कितनी है, 1 है? बिल्कुल नहीं, 1 नहीं है यहाँ पर, ये x बटे के नीचे है, ये x जब ऊपर जाएगा बेटा, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे 7x² माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1। ये x जब ऊपर जाएगा तो बेटा ये घात जो नीचे प्लस है ना, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस प्लस 6। आप इसको ऐसे लिखोगे, जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये घात कितनी आ गई, -1। तो अब बताओ क्या ये बहुपद होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पर x की घात क्या हो गई, -1 हो गई। यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, -1 हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, अगला एग्जाम्पल 7√x + 6। क्या ये है, क्या ये है? बताओ यहाँ पर x की घात कितनी है, √x। √x मतलब क्या होता है, x की घात क्या होती है, 1/2। तो क्या 1/2 धनात्मक है? बिल्कुल है। ठीक है, 1/2 क्या है बेटा, धनात्मक है। ठीक है, तो ये आपका है। अब दूसरा आते हैं, देखते हैं 7/√x + 6। अब बताओ क्या ये है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो x है ये ऊपर जाएगा तो घात क्या बना लेगा, x घात -1/2। जब -1/2 बना लेगा तो ये बहुपद नहीं है और ये वाला बहुपद है। ठीक है, तो अब हम जनरल एक व्यापक पद लिखते हैं। ठीक है, कि बहुपद क्या होता है। मान लिया बहुपद को हम पॉलिनोमियल को p से लिखते हैं। p एक पॉलिनोमियल है, किसका है बेटा, कौन से वेरिएबल का, x का। कौन से चर का है, x का है। तो इसको हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, व्यापक रूप में देखो ऐसे लिखेंगे, a0 + a1x + a2 x² + a3 x³ + ... प्लस an x की पावर n, an x की पावर n, where n belongs to whole number, n belongs to whole number। यहाँ पे n क्या है, एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है बेटा, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जहाँ पर 0 0 1 2 3 4 5 ... करके अनंत, मतलब धनात्मक पूर्णांक में सिर्फ एक्स्ट्रा क्या रहता है, 0। तो उसे क्या बोल देते हैं हम, होल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, होल नंबर। तो ये बेटा एक व्यापक परिभाषा है बहुपद की। बहुपद आपको इस तरह से मिल सकता है, जहाँ पे a0 a1 a2 ये क्या है, एक ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बहुपद क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x की घात a0 सिर्फ लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे x की घात क्या होगी, 0। यहाँ पे क्या x की घात 1, यहाँ पे 2 3 ऐसे करके आगे जाके क्या x की घात बेटा 9 तक है। आगे देखेंगे, अब टाइप्स ऑफ देखते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब बहुपद का प्रकार समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। ठीक है, एक हम समझेंगे पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा हम समझेंगे घात के आधार पर, जो चर होता है बेटा, चर के ऊपर जो घात लगी होती है उसके आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, पद के आधार पर क्या क्या होता है। पद में मान लो अगर एक पद है, ठीक है, पद में अगर एक पद है तो उसको एक पदीय बोल देंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, जैसे मान लो सिर्फ 2 है, 3x है, ठीक है,
एक्स स्क्वायर है, वाई है, ठीक है, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही एक सिंगल चीज़ें हो, ठीक है, घात चाहे कुछ भी हो, घात से मतलब लेना देना कुछ नहीं है, पद क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, द्विपदीय, मतलब जितने पद होंगे हम उसको बोलेंगे उतने पदीय का बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, फिर त्रिपदीय बहुपद, ऐसे करके। द्विपदीय में कैसे, जैसे 2 + 3x हो जाए तो कितने पद हो गए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर 2 पद हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया कि नहीं हो गया। अगला देखिए, x² + 3x हो जाए तो यहाँ पर भी कितना है, या माइनस, प्लस माइनस किसी से भी अलग होते हैं तो ये अलग अलग पद हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पद आपका ये है, दूसरा पद आपका ये है, ठीक है। जब प्लस और माइनस बीच में बेटा लग जाता है तो तब पद अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पर प्लस माइनस की जगह अगर मल्टीप्लाई होता, जैसे x² इंटू क्या लिखा होता 3x, तो अब ये अलग अलग पद नहीं होते, ये कौन से, ये कितने पद होते, फिर एक ही पद होते ये, ठीक है। इनको हम 2 पद नहीं कहते, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये कहाँ का है, ये एक पदीय का है, ठीक है। इसके बाद त्रिपदीय, त्रिपदीय में क्या आ जाएगा बेटा, अब जिसमें कितने हो, 3 पद हो, मतलब 2 + 3x + y कुछ ऐसे आ जाए, जहां पर अब क्या आ जाए, 3 आ जाए, 1 2 3 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। x² + y² + 3 कुछ भी आ जाए, मतलब 3 पद होने चाहिए, वो चाहे प्लस से अलग हो चाहे माइनस से, आपको प्लस और माइनस ही काउंट करना है, प्लस या माइनस के बगल वाले, ठीक है। ये प्लस लगा है तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, टोटल 3 हो गए, तो क्या बोलेंगे इसको, त्रिपदीय, ठीक है। तो ये पद के आधार पर हम इस तरह से अलग अलग करके नाम बोल सकते हैं बहुपद का, ठीक है। अब घात के आधार पर बेटा हम फिर कैसे बोलेंगे, ठीक है, देखते हैं घात के आधार पर हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, घात पहले चीज देखेंगे कहां पर, घात जो हमने पहले बताई थी ना, घात कहां देखेंगे, ये x में, ठीक है। देखेंगे x पे कितनी घात है, जो चर होता है, चर पे घात देखेंगे। जैसे मान लो ये 2 है, ये क्या है बेटा 2, ठीक है। तो यहां पर घात कितनी है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका मतलब x की घात क्या लिख सकते हो आप, 0। तो इसका मतलब ये कितने घात का हुआ, 0 घात का, कितने घात का हुआ, 0, ठीक है। 0 पावर मतलब शून्य घात, हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य घात बहुपद, ठीक है। फिर अगर यहां पर क्या होता, x लिखा होता या y ऐसे लिखा होता, तो यहां पर कितनी घात आ रही है, 1, 2x मतलब 3y, कांस्टेंट से तो मतलब है नहीं, कांस्टेंट चाहे जो भी हो, हम सिर्फ क्या देखेंगे, चर के ऊपर कितनी घात लगी है, चर के ऊपर कितनी घात लगी, चर के ऊपर कितनी घात लगी है, 1, चर के ऊपर अगर 1 घात लगी है बेटा, तो ये कितने घात का बहुपद हुआ, कितनी घात का हुआ, 1 घात का, 1 घात बहुपद, ठीक है। अब यहीं पर दो घात होती x के ऊपर, अब कितनी घात हो जाए, 2, ठीक है। यहां पर कितनी हो गई, 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम, द्विघात बहुपद, क्या बोलते हैं हम, द्विघात बहुपद। वैसे बेटा अगर x के ऊपर 3 घात हो रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो अब समझ गए मेरे ख्याल से कि x के ऊपर अगर 0 घात होगी, x मतलब जो भी चर हो आपका, जरूरी नहीं कि वहां पे x ही लिखा हो, x के अलावा कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको बस उसमें चर ढूंढना है, चर के ऊपर कितनी घात लगी है। चर के ऊपर अगर कोई घात नहीं है, मतलब चर है ही नहीं, तो इसका मतलब उस पर क्या, 0 घात है ना, ठीक है। जैसे सिर्फ अंक लिखा है, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करके हम x की घात 0 लिख सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वहां पर शून्य घात है। फिर सिर्फ चर ही लिखा है और ऊपर 1 है, ठीक है, तो फिर 1 घात बहुपद, फिर 2 है, घात 2 है तो फिर 2 घात बहुपद, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर अगर मान लो इकट्ठा आ जाए सारे, जैसे मान लो इस तरह का आ जाए x² + x - 2, तो सर इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, तो इसका नाम बेटा, मतलब इसमें देखो यहां पर क्या है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर x की घात 0 भी है, तो इसमें तीनों आ गए। तो आपके दिमाग में आएगा सर इसका क्या नाम दें हम,
ठीक है, तो इसका नाम बेटा हमेशा बड़ी घात लेनी। कौन सी घात लेनी है? बड़ी घात। बड़ी घात के नाम पर आपको नाम देना है। इन सब में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। कौन सी बड़ी घात है बेटा? 2। तो इसको क्या नाम दोगे आप? द्विघात। क्या नाम दोगे इसका बेटा? द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको ना हम एक घातीय बहुपद बोलेंगे और ना ही शून्य घातीय बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है बेटा? 2। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी बड़ी घात होती है हम उसी के नाम से ही उसको जानते हैं। ठीक है, तो बहुपद आप समझ गए। अब बहुपद के बाद समझने के बाद में हम समझेंगे बहुपद का शून्यांक। अगला कौन सा टॉपिक हम समझने वाले हैं बेटा? बहुपद का शून्यांक। ठीक है, बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक। ठीक है, मान लो कोई बहुपद है f ऑफ x। ठीक है, मान लो कोई बहुपद है x का, क्या है वो? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। तो मैं मान लेता हूं मैं मान लेता हूं कि k क्या है? k क्या है? इस बहुपद का क्या है बेटा? शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। ठीक है, k क्या है इसका? शून्यांक है। तो शून्यांक बेटा उसे बोलते हैं बहुपद का जहां पर जो मान रख देने पर पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब ये k अगर मैं इस बहुपद में रख दूं तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए? 0। तो चलो रख देते हैं, फिर रख दे। k रख दिया, क्योंकि k क्या है? एक शून्यांक है, हमने माना है। तो f ऑफ k अगर हम रख देंगे बेटा तो ये क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक हो जाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो f ऑफ k इस हिसाब से क्या होगा? f ऑफ x 2x प्लस 3 है, तो f ऑफ k क्या हो जाएगा? 2k प्लस 3। तो इसका मतलब 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा बेटा? -3। तो k बराबर क्या आ जाएगा? -3/2। तो इसका मतलब शून्यांक इसका कितना है? -3/2। ठीक है बेटा, समझ गए? अब इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ठीक है, इसका अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे। चलो, मैं जगह नहीं है इसमें, नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूं आपको। इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। शून्यांक का क्या होता है? यहां पर हम लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y। y क्या था हमारा? 2x प्लस 3। ठीक है, इस y को कई बार हम f ऑफ x भी लिख कहते हैं। ठीक है, f ऑफ x कहो या फिर y कहो, वो एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हम मान रखेंगे, मान लो x बराबर क्या रखा बेटा? 0। x बराबर 0 रखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो 0, 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 3। मतलब y का मान कितना आ जाएगा? 3। अब x बराबर क्या रखे हैं हम? 1। 1 रखो बेटा, 1 रखो तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 और 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 के बाद हम क्या रखेंगे बेटा? -1। -1 रखो तो क्या आ जाता है? 1 आएगा। ठीक है, फिर आप -3/2 रखोगे। -3/2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल और आगे +3, तो वही तो -3 + 3 यानी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा रख के आपको चेक कर लेना है। फिर आप -2 रखोगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज को हम एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर एक लाइन तो ये बनी हुई है, मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, y एक्सिस के लिए। तो ये बेटा हमारी y एक्सिस है और ये हमारी कौन सी एक्सिस है बेटा? x एक्सिस है। ठीक है,
तो इसमें हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स के। ये हमारा ए है, ये बी है, सी डी ई। ए हमारा कहाँ है? 0 पर 3। अच्छा चलो नाम नंबर 1 2 3 4 5, इधर भी करते -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। इतना आप जानते होगे बेटा कि एक्स अक्ष पर दाहिने हाथ पर दाहिने साइड में धनात्मक संख्या लिखी जाती है, वाई अक्ष पर ऊपर साइड, ठीक है। एक्स अक्ष पर राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या रहेंगी? नेगेटिव। और वाई एक्सिस पर ऊपर क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव, और नीचे क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर हम प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? x 0 है और y 3 है। x 0 मतलब यहीं पर, और y कितना है? 3, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? x 1 है, x 1 है और y कितना है? 5 है, y 5 और x 1, मतलब ये क्या ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और c कितना है? c वाला पॉइंट क्या? -1, x -1 है और y क्या है? 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर ऐसे आते आपको दिखेंगे, ठीक है, ऐसे आते हुए दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा, मेन बात आपको बस ये समझानी थी। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा आपका -3/2। यहाँ पर कितना आएगा? -3/2। देखो ये -1 है, -3/2 कितना होता है? -1.5। ये -1 है और ये -2 है, तो -1 पॉइंट कहाँ रहेगा? -1 और -2 के बीच में। आप क्या देख रहे हो कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? 2x + 3, y = 2x + 3। ये कहाँ पे कट कर रही है? x अक्ष को -3/2 पर, और वहां पर इसका मान क्या हो रहा है? y का मान 0 हो रहा है। y का मान क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर y का मान क्या है? 0। इसे ही हम शून्यांक बोलते हैं, ठीक है। अब समझ गए शून्यांक क्या होता है? शून्यांक का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो x अक्ष को क्या करता है? कट करता है, ठीक है। मतलब कोई भी ग्राफ है, x अक्ष को जहां पर कट करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? शून्यांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्यांक। मतलब यही वाला पॉइंट हमारा क्या है? शून्यांक है, ठीक है बेटा। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? शून्यांक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में आपको बताना होगा, मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा आपके सामने, आपको बताना होगा कि इनमें कितने शून्यांक हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बताइएगा देखकर। कलर दूसरा इस्तेमाल करता हूं। ये पहला है, मैं सारे डायग्राम बनाता हूं। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ये सर्कल है, तो अब इसमें आपको बताने हैं शून्यांक, ठीक है। सबने देख लिया है, सबने ट्राई भी कर लिया होगा। अब देखते हैं मैंने क्या बताया था। शून्यांक क्या होता है? शून्यांक वो बिंदु होता है जहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। तो ये ग्राफ बना है, ये देखो एक्स अक्ष को कहां पे काट रहा है? यहां पे काट रहा है क्या? एक्स अक्ष ये वाली लाइन है, इसको बस यही काट रहा है और तो कहीं नहीं काट रहा है। इसका मतलब शून्यांक कितने हैं? एक शून्यांक है। कितना शून्यांक है? एक शून्यांक है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें एक्स अक्ष कितनी बार काट रहा है? एक बार यहां काट रहा है बेटा और एक बार यहां पे काट रहा है। अगला देखिए, एक बार यहां पे काट रहा है और एक बार यहां पर, मतलब इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 शून्यांक है। इसमें कितने हैं? एक्स अक्ष को एक बार यहां काटा, फिर यहां पे काटा और फिर यहां पर काटा, तो कितने हो गए? 3 शून्यांक हो गए बेटा, ठीक है। यहां पर 3 शून्यांक हो गए, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आपको शून्यांक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है? अब आपका होमवर्क ये है, ठीक है, कि आपको एक्सरसाइज
ठीक है, 2A, ठीक है, जो डॉक्टर मनोहर रे वाली बुक है, ठीक है, उसमें से एक्सरसाइज 2A मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है अपने मन से। कैसे करनी है आपको? अपने मन से करनी है। कल हम जब लेक्चर लेंगे तो हम एक्सरसाइज 2A करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आए होंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। और आप कमेंट में बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और इसमें हम कौन सी नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलें, ठीक है। क्योंकि आज मेरा पहला लेक्चर है तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी है और बहुत ही एक्साइटमेंट है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल ऑफलाइन एक अलग तरह का पढ़ाने का तरीका होता है, ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा एक अलग ही वो होता है। यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, आप लोग ही नहीं हो, मैं अकेले एक कमरे में बैठा हूँ और अपने मन से अकेले बोले जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास में रहते हो तो वो एक अलग ही रहता है, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में।